सीएम ने मंगलवार को प्रदेश के सांसदों, मंत्रियों और विधायकों से संवाद किया। उन्होंने सभी से फीडबैक लिया है। बैठक के बाद बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कांग्रेस को जमकर घेरा। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने गोविंद सिंह डोटासरा को घेरा, कहा डोटासरा बौखला गए हैं। आज हर किसी के लिए सीएम हाउस के दरवाजे खुले रहते हैं। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि हमारी सरकार ने बजट बिना भेदभाव के दिया, सभी क्षेत्रों को योजनाएं दी। बजट की 80% घोषणाएं पूरी भी हो चुकी हैं। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि कांग्रेस ने जल पहुंचाने की सिर्फ बात की थी, जबकि हमारी सरकार ने जल को लेकर गंभीरता दिखाई और जल पहुंचाने का काम भी किया। उधर सुमित गोदारा ने भी प्रेस को संबोधित किया, कहा आपस में लड़ना और जातियों में बांटना डोटासरा को शोभा नहीं देता, जनता को आपस में लड़ाना। और साथ ही कहा कि सीएम अजय लाल शर्मा लगातार प्रवास कर रहे हैं, वो सभी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बजट में जो घोषणाएं की गई थी उनको पूरा करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बताऊं, जब पहला हमारा बजट था और वो बजट पूरी 200 विधानसभा क्षेत्रों में बिना भेदभाव के सभी को बजट दिया है और उस बजट की आज 80% वो बजट की घोषणाएं थी, वो 80% हमारी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अभी आपने बताया कि जिस तरह से ये राम जल सेतु लिंक परियोजना का काम है, जो हमारे क्षेत्र के इस राजस्थान के लोग हमेशा ये चाहते थे कि हमारी नदियों से नदियाँ जुड़ के और इस राजस्थान में पानी आए, जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो योजना थी, और आज उसको मूर्त रूप देने का काम किया तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने, जो कि आज उसका काम चल रहा है और उस पर पूरा काम हो रहा है। निश्चित रूप से वो जल्दी ही हमारे इस राजस्थान को आने वाले सालों में पानी मिलने वाला है, जिससे हमारे पानी का एक बहुत बड़ा विषय था, जिसको आज राम सेतु के नाते से जमा ERCP का विषय है, यमुना जल का विषय है, कुंभाराम की जल लिफ्ट योजना का विषय है। इन तीनों विषयों के ऊपर बहुत प्रगति के साथ इन 1.5 सालों में काम शुरू हुआ है। कुछ जगह यमुना जल की DPR का काम आगे बढ़ा है, ERCP के काम में प्रगति, कई जगह बांध बनाने का काम शुरू हो चुका। इन विषयों को निकाल करके तो एक गंभीर विषय, जिसको पिछली कांग्रेस सरकार केवल राजनीति करती रही, और राजनीति की पराकाष्ठा भी मैं उस दिन मानता हूँ जिस दिन केंद्र के जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी जयपुर आ गए राजस्थान सरकार के आग्रह पर। मुख्यमंत्री और जलदाय मंत्री उस समय के दोनों कांग्रेस सरकार की बैठक में रहना था, दोनों ही बैठक से नदारद हो गए। केंद्र का सारा हमला आ गया। ये अपने आप में प्रकट करता था कि कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता किस प्रकार की है। कुछ ये माफिया जो कांग्रेस द्वारा संचालित है, कहीं ना कहीं ये कोशिश करता है, बल्कि पूरे राजस्थान में आपको कहीं नहीं दिखेगी। कुछ जगह जो इनके द्वारा संचालित कुछ समितियां जो कहीं ना कहीं ये जानबूझ के ये करते हैं, बाकी कहीं नहीं है। आप देखिए कहीं भी जितना डिस्ट्रीब्यूशन डिमांड है सारा का सारा मिल रहा है ये, और ये तो इनकी सदैव से चली रही है। वही कालाबाजारी करना कांग्रेस की संस्कृति रही है, तो उदाहरण है उनका। और मुख्यमंत्री जी इस चीज़ के लिए, पूर्व मुख्यमंत्री इसीलिए ट्वीट करते हैं, ट्वीट ही करते हैं, फील्ड में जा रहे हैं। वो मैं कह रहा हूँ 20 महीने जो मुख्यमंत्री जी कोविड काल में अपने मुख्यमंत्री आवास से नहीं निकले, विधानसभा में चिल्ला चिल्ला के रह गए, नहीं निकले, उनसे आप क्या उम्मीद करोगे कार्य के सिवाय ट्वीट के। बारिश के आने से पानी आया हुआ है। बारिश का सितम राजस्थान पर किस कदर पिछले एक हफ्ते में बरपा है, लगातार हम लोग उसकी कवरेज कर रहे हैं। बूंदी से लेकर बीकानेर, झुंझुनू से लेकर सवाई माधोपुर तक भारी बरसात ने लोगों को परेशान कर दिया। पूर्वी राजस्थान में तो लोगों के घर बार ही उजड़ गए, गांव के गांव पानी में डूब गए, पुल से लेकर सड़क तक सब बह गया। ऐसा मंजर शायद ही इससे पहले इन इलाकों में देखा गया हो। 5 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं कि किस कदर भारी बरसात ने पूर्वी राजस्थान पर अपना कहर बरपाया। बांसवाड़ा, दौसा, सीकर, जैसलमेर और डूंगरपुर से ये 5 तस्वीरें जल कहर की बानगी हैं। बूंदी टू बीकानेर, डूंगरपुर टू सीकर, बांसवाड़ा टू जैसलमेर, क्या हैं हालात आप देखिए। पूर्वी राजस्थान ही नहीं बल्कि कई अन्य ऐसे इलाके हैं जो भारी बरसात की जद में रहे। डूंगरपुर से लेकर सीकर तक और फिर जैसलमेर, दौसा, बांसवाड़ा की तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे हैं। कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बूंदी में कई गांव जलमग्न हैं। ख्वाबदा गांव में 100 से ज्यादा घर बाढ़ में बर्बाद हो गए।
गांव में हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। क्या है हालात, देखिए जरा। राजस्थान में लगातार हुई मॉनसून की बारिश के कारण कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। तमाम जिलों में जहां एक तरफ उफनती नदियां जो हैं वो रिहायशी इलाकों में घुस रही है, ग्रामीण इलाकों का मुख्य सड़कों से संपर्क टूट चुका है, तो वहीं अब एनडीटीवी की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है बूंदी के ख्वेदा गांव में। ख्वेदा ये गांव है और यहाँ पर किस तरीके से बाढ़ और बारिश के बाद विनाश का मंजर नजर आया है। जिस जगह पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ यह एक घर हुआ करता था और बारिश की कहर ने, बाढ़ की कहर ने इस घर को जो है वो किस तरीके से अपने आगोश में ले लिया। आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी आपको हर तरफ घर का जो है वो मलबा नज़र आएगा और किस तरीके से बारिश ने यहाँ पर चीज़ों को प्रभावित किया है। घर का सामान है, अंदर आप को मैं दिखाऊंगा। जो इस घर के लोग हैं वो किसी तरीके से जो थोड़ा बहुत इलाका बच गया है घर का उसमें रह रहे हैं। अभी भी जब हम यहाँ पर इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं तो लगातार बारिश जो है वो हो रही है। ग्रामीण भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, जानेंगे कि जो इस बार बारिश हुई है राजस्थान में वो किस तरीके की रही और यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम महेंद्र डोई है। मैं यहाँ से पूर्व सरपंच रहा हूँ और मैंने मेरे जीवन काल में मेरी 50 साल से ऊपर उम्र हो गई, लेकिन अब की बार जो बारिश हुई, जिस तरह का 23 तारीख को बारिश का मंजर यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ पर मेज नदी हमारे पास में पड़ती है, उसका 4-5 घंटे में पानी इतना उफान में आ गया कि रात के टाइम पे सोते हुए लोगों को पानी ने घेर लिया और लोग जो ही पानी घरों में पहुँचा वो अपनी जान बचा करके जैसे तैसे घरों से बाहर निकले। कि लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में जो घरों का पूरा मलबा है वो अब कीचड़ में तब्दील हो चुका है। ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये एक दीवार है। अगर आप मैं शिव को कहूँ एक बार मेरी तरफ दिखाएं, यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त ये एक दीवार है और किस तरीके से पूरा घर जो है वो इसमें बारिश में समा चुका है, बाढ़ की चपेट में। यहाँ पर पास में नदी जो है वो उसका रफ्तार पानी का इतना ज़्यादा था लगातार हुई बारिश के बाद कि गांव में अब फिलहाल चूंकि कल बारिश नहीं हुई इसलिए जलस्तर जो है वो गिरा ज़रूर है, लेकिन एक बार फिर से अब जब हम इस वक्त यहाँ से तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं बारिश हो रही है। ये आपको जो स्टील का यहाँ एक डब्बा नज़र आ रहा है ये अनाज इसमें रखा करते थे इस घर में मौजूद लोग और ऐसे ही ये कुल 4-5 घर हैं और ऐसे इस पूरे गाँव में तकरीबन 100-125 के आसपास घर जो हैं वो बारिश की चपेट में बाढ़ के बाद की स्थिति में कैसे आए हैं वो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर हम पूरे राजस्थान की बात करें तो अलग अलग इलाकों में लगातार हुई बारिश के कारण 13 के करीब लोगों की जान भी गई है और यहाँ भी जो स्थिति है वो ग्राउंड ज़ीरो पर जब हम अपने आँखों से देख रहे हैं तो सब कुछ जो है वो बारिश और बाढ़ की चपेट में ग्रसित नजर आ रहा है। मैं चंदन भारद्वाज अपने कैमरा सहयोगी शिव कुमार के साथ बूंदी के ख्वेदा गांव से एनडीटीवी इंडिया के लिए। दौसा में बारिश किसानों पर कहर बनकर टूटी। यहां बारिश के पानी में 500 बीघा फसल पूरी तरह चौपट हो गई है। कालोता ग्राम, भैरव की ढाणी सहित आसपास के क्षेत्र भारी बारिश से प्रभावित हैं। 400 घरों की आबादी के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। ग्रामीण है उनसे भी बात करना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे सबसे पहले किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? जी साहब, बहुत तगड़ी परेशानी हो रही है। हमारा ढांडा ढोर बांधवा जगह कौन और मकान में तराड़ हो गई। जे आप खूब फोटो खींच कर देख ले जाओ तो हमारे तो बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। ढांडा प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन तो अब कांट नून का तो लंबा काम से कांटे कब जार सुनी। बिल्कुल, और भी आपसे पूछना चाहेंगे कि आम रास्ते के अंदर भी पानी भरा है, मुसीबत हो रही है क्या? बिल्कुल सही है सर, यहाँ बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं और मकानों के अंदर पानी धंसता है, बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, कोई रास्ता नहीं है। आम रास्ता में और पानी जाता था उसको रोड ऊंचा कर दिया, ऊंचा करने के कारण पूरा पानी इधर को आ गया। क्या कहेंगे किस तरह की परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा परेशानी है। यहाँ पर जंगल जाने को टाइम नहीं है, पशु बंध रहे हैं, पशु भूखे मर रहे हैं, कहाँ पर लेके जाए पशु। क्या कहेंगे कि लगातार कहर बरपा है बारिश में? लगातार बाढ़ जैसी स्थिति हो रही है और बच्चे को स्कूल जाने आने में बहुत परेशानी हो रही है।
और पशुओं के लिए जगह नहीं है बांधने के लिए, मकानों में तराड़ है, मतलब मकान धराशायी हो सकते हैं। ताकि जो ढानी है भैरव की ढानी, इसके आम रास्ते के अंदर हम इस समय मौजूद है और लगातार जो यहाँ पर जो रास्ता है वो कीचड़ में तब्दील हो गया है। उसका अहम कारण है कि जो बारिश हुई है दौसा जिले के अंदर, उसका यहाँ के आसपास की जो पहाड़ी से जो अन्य क्षेत्र का जो पानी है वो सड़क पर बहकर आकर ढानियों के अंदर जमा हो गया है। ये खेत दिखाना चाहेंगे कि खेत है वो लबालब हो चुके हैं और जो जल भराव है बारिश का वो पूरी तरह से जो खेत है उसके अंदर जो फसल है वो चौपट हो गई है। और यहाँ पर जो आम रास्ता है उसकी आप हालत देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कीचड़ वाला जो रास्ता है इसके अंदर लोग निकलने को मजबूर है। सामने दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन सहयोगी से बोलूंगा, सामने दिखाना चाहेंगे कि जो ग्रामीण हैं और जो बच्चे हैं वो इसी रास्ते से आया जाया करते हैं। यहाँ पर जो पानी है वो पूरी तरह से भर गया है और जो यहाँ पर जो रास्ता है वो पूरी तरह से जो पानी है और कीचड़ है उसके अंदर से ग्रामीण निकलने को मजबूर है। हालांकि प्रशासन के यहाँ पर तहसीलदार यहाँ पर पहुंचे थे हरिकेश, और उन्होंने ये ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि जल्द ही यहाँ पर जो सड़क के कारण जो यहाँ पर जल भराव हो रहा है उसके पास में नाला बनाने की बात कही है। अब देखने वाली ये बात होगी कि कब तक ये नाले का निर्माण होता है और कब इस जल भराव से निजात मिलेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। सहयोगी महेश के साथ मैं देवेंद्र रुका, एनडीटीवी दौसा। जयपुर के चोमू में लगातार हो रही बरसात ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गणगणेश मंदिर मार्ग पर भारी जलभराव के कारण श्रद्धालुओं और वाहन चालकों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंदिर तक पहुंचने वाला मुख्य रास्ता पूरी तरह पानी में डूब गया। आवागमन बाधित है। जलभराव इतना कि दोपहिया और छोटे वाहनों का निकलना तो असंभव है। श्रद्धालुओं ने बताया कई लोग मंदिर नहीं जा पाए और जिन्हें जाना पड़ा उन्हें घुटनों तक पानी से होकर गुजरना पड़ा। निवेदन करूं कि चोमूगढ़ का जो मंदिर है गणेश जी का, वो कम से कम 400 साल पुराना मंदिर है और यहाँ चोमू की सभी लोगों की आस्था दिल से जुड़ी हुई है। यहाँ लोग कल हजारों की संख्या में आएंगे। इसके पहले यहाँ की व्यवस्था, आज कुछ बारिश हुई है, उस बारिश के होते हुए यहाँ पे इतना पानी भर चुका है कि आमजन यहाँ चल नहीं सकता। और ये पानी की पहले निकासी थी, यहाँ पे निकास का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे प्रशासन की लापरवाही है। यहाँ पे गढ़ का जो परिसर है इन लोगों का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। पूरे दरवाजे के अंदर पानी कम से कम 2-2 फीट पानी भरा हुआ है। इसमें पैदल यात्री तो निकल ही नहीं सकता। गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, वाहन है, ये मतलब निकलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। और गणेश जी का जो ये दरवाज़ा है इसके अंदर पानी की वजह से सीम जा रही है कि इस मंदिर को कभी भी बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं प्रशासन से अपील करूंगा कि इस पानी का उचित निकास करवाएं। ये पानी बाहर की साइड का भी आता है और गढ़ परिसर का भी पानी आता है, तो आम आदमी जो मार्केट में जाता है, अस्पताल में जाता है, मरीजों की ये हालत है। सीकर में लगातार चौथे दिन मौसम परिवर्तन और बरसात का दौर जारी रहा। सीकर सहित आसपास के इलाकों में भी आज सुबह से ही सूरज की लुकाछिपी देर शाम तक बनी रही और अचानक फिर मौसम ने परिवर्तन किया। तेज बारिश और तेज हवाओं का दौर चला। सीकर के आसपास के इलाकों में भी करीब आधे घंटे तक जोरदार बरसात हुई, जिसके चलते शहर के पुराना लोहारू बस स्टैंड से लेकर बजाज रोड, सब्जी मंडी, 2 नंबर डिस्पेंसरी सहित कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। सीकर जिले में लगातार चौथे दिन मौसम परिवर्तन हुआ और मौसम का मिजाज बदलने के साथ ही देर शाम सीकर शहर सहित आसपास के इलाकों में बारिश का दौर शुरू हुआ है, जिसके चलते करीब आधे घंटे की बारिश में सीकर शहर के निचले इलाके बारिश के पानी से जलमग्न हो चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह के हालात सीकर शहर के बन चुके हैं। आपको बता दें कि इस तरह के हालात सीकर शहर के 2 नंबर डिस्पेंसरी, बाइस्कोप, नवलगढ़ रोड, बजाज रोड, पुराना लोहारू बस स्टैंड सहित कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जल भराव की स्थिति बन चुकी है, जिसके चलते आम जन को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालक और राहगीर भी इस बारिश के गंदे पानी से होकर के गुजरने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे हालात के चलते कहीं न कहीं कहे तो स्थानीय प्रशासन और नगर परिषद के दावों की पोल भी खुल चुकी है और इसके साथ ही आम जन जो है काफ़ी परेशान नज़र आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि अभी हाल ही में 2 दिन पहले हुई बारिश के चलते सीकर शहर के नज़दीकी नानी
का जो कच्चा डैम था वो भी टूट गया, जिसके चलते ग्रामीणों की मुसीबत बढ़ी थी। तो वहीं आज शाम को एक बार फिर जो है सीकर में मौसम परिवर्तन हुआ और करीब आधे घंटे की बारिश में ही सीकर शहर के निचले इलाके जलमग्न हो चुके, जिसके चलते वाहन चालकों और आमजन को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पंवार। उधर लगातार गिर रही स्कूलों के स्थिति पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इस कड़ी में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार को घेरा और एक्स पर पोस्ट कर लिखा, प्रदेश में स्कूलों की हालत भयावह और चिंताजनक होती जा रही है। आए दिन कहीं न कहीं स्कूल भवन गिर रहे हैं, मासूम बच्चों की जिंदगियां खतरे में हैं। आज ही भीलवाड़ा के रायल कस्बे में कक्षा का कमरा गिर गया, हनुमानगढ़ में भी बरामदा ध्वस्त हो गया। लेकिन दुर्भाग्य की सरकार इन घटनाओं पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही, न ही बच्चों की सुरक्षा और भविष्य की चिंता कर रही है। जयपुर के शेल्बी हॉस्पिटल ने पहली बार किडनी ट्रांसप्लांट का सफल ऑपरेशन किया। रीनल साइंस की आधुनिक टेक्नोलॉजी से यह ऑपरेशन हुआ। अलवर के पेशेंट का सफल किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। पेंशन को डोनर उनके पिता नवाब खान ने किडनी देकर नया जीवन दिया। डॉक्टर संजय बिनवाल ने बताया कि 2 दिन में ही किडनी डोनर को अस्पताल से छुट्टी दी गई। किडनी डोनर और पेशेंट दोनों ही एकदम स्वस्थ हैं। पेशेंट को कुछ महीने अस्पताल की निगरानी में भी रखा जाएगा। हालांकि हम लोग ट्रांसप्लांट एज ए किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन मैं पिछले 7 साल से काम कर रहा हूँ। पहले मैं मोनीलेक हॉस्पिटल में था। हाँ, शेल्बी में ये जो हॉस्पिटल में हमारा ये पहला किडनी ट्रांसप्लांट है। 9 जुलाई को हमने ये ट्रांसप्लांट किया था। इस ट्रांसप्लांट में खास ये रहा कि एक तो इस ट्रांसप्लांट को हमने ट्रेडिशनल ओपन अप्रोच से नहीं किया, मतलब चीरा लगा के काट के ऑपरेशन नहीं किया, ना ही इसको हमने पेट के रास्ते लेप्रोस्कोपी किया। बताऊं तो जो लेप्रोस्कोपी डोनर नेफ्रेक्टमी है, सिंपल तरीके से बताऊं तो लेप्रोस्कोपी 2 तरीके से होती है। एक पेट के रास्ते से होती है जिसमें अपन पेट के सामने से किडनी तक पहुंचते हैं। दूसरी विधि होती है कमर के हिस्से से, पेट के पीछे से। उसमें क्या होता है कि हम आंतों को छेड़ते नहीं हैं और रिट्रोपेरिटोनियोस्कोपी करके डोनर से किडनी हम रिट्रीव करते हैं। जोधपुर में जिस तरह एक शिक्षिका ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, घरेलू कलह से परेशानी एक लेक्चरर ने बेटी समेत अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आखिर क्यों बार बार बेटियां समाज की कुरीतियों का शिकार हो रही हैं? जोधपुर से हमारी खास रिपोर्ट देखिए। क्यों बार बार बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है? कहीं प्रताड़ना के नाम पर तो कहीं इज्जत के नाम पर क्यों बेटियों को मरने पर मजबूर किया जा रहा है? जिस वक्त पूरे देश में निक्की मर्डर केस की चर्चा हो रही है, उसी वक्त राजस्थान के जोधपुर से एक और शॉकिंग खबर सामने आई। यहाँ 32 साल की एक स्कूल टीचर संजू बिश्नोई ने अपनी 3 साल की बेटी के साथ आग लगाकर जान दे दी, आत्महत्या कर दी। बेटी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और मां के इलाज के दौरान मौत हो गई। सवाल है कि ये कदम क्यों उठाया? परिजनों का कहना है संजू को दहेज के लिए ससुराल वाले प्रताड़ित कर रहे थे। संजू के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए उकसाने और आत्महत्या पर मजबूर करने का इल्जाम लगाया। मगर बात सिर्फ इतनी भर नहीं है। आरोप तो ये भी है कि संजू का पति अपने दोस्त के साथ मिलकर उसे परेशान करता था। वो सुसाइड नोट पुलिस ने जब्त किया है। उसके जो ज्योग्राफी का जो लैब है स्कूल के अंदर, वहाँ से डिप्टी साहब ने बरामद किया है। अब उसमें क्या लिखा हुआ हमको मालूम नहीं। संजू को प्रताड़ित करने का आरोप परिवार के दूसरे लोग भी लगाते हैं। कैमरे के सामने क्या कुछ बताया, जरा सुनिए। वीडियो बनाया उसका छोटा सा, उसमें उसने 3 नाम बताए, फिर उसका गला रुध गया कि मेरी पति दिलीप, मेरी सास और नड़न ने मेरे को इतना टॉर्चर किया, ऐसा शब्द बोली वो, और फिर गला बंद हो गया उसका। और 1-2 नाम और भी बताती लेकिन वो बोल नहीं सकी। अब सवाल है कि इस मामले में हुआ क्या, पुलिस ने क्या एक्शन लिया? परिवार वालों की शिकायत के आधार पर ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। एफएसएल टीम की मदद से सबूत जुटाए गए हैं और बड़ी बात यह है कि टीम को एक सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस के मुताबिक सुसाइड नोट में संजू ने पति, सास, ससुर, ननद समेत एक और शख्स पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। खन्ना डांगियावास के क्षेत्र में एक संजू नाम की जो लड़की है, जो कि एक
फर्स्ट ग्रेड टीचर थी, उसने अपनी बच्ची के साथ सुसाइड कर लिया था। परिवारजन की तरफ से एक एफआईआर दर्ज कराई गई जिसमें उन्होंने अपने जो बच्ची है उसके ससुराल पक्ष पे दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए हैं। इसमें प्रकरण पुलिस की तरफ से दर्ज कर लिया गया है। प्रकरण के पश्चात बच्ची के जो शव का पोस्टमार्टम करा के जो डेड बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी, उसका दाह संस्कार हो चुका है। पुलिस को उम्मीद है कि घटनास्थल से बरामद मोबाइल फोन में कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग मिल सकती है जो इस केस के लिए अहम सबूत साबित होंगे। इस बीच महाराष्ट्र के नांदेड़ से भी एक और घटना सामने आई। यहाँ एक पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी, हाथ बांधकर कुएं में धकेल दिया। दरअसल साल भर पहले पिता ने बेटी की शादी की थी। ससुराल वालों को शक था कि बेटी किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। इसी बात को लेकर पिता ने बेटी को बुलाया, दोस्त को बुलाया, दोनों की हत्या कर दी और फिर सरेंडर कर दिया।